वेलकम बैक टू इसके वानिकिस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग फिर से वी आर रिटर्न विद अनदर वीडियो ऑन फिजिक्स एंड क्विट अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड हम जानते हैं कि कई दिनों से वी आर एक्चुअली डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल दैट स्टफ रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स, बट लेट्स टेक अ स्लाइट ब्रेक फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एंड मूव ऑन टू सम डिफरेंट टॉपिक्स लाइक दिस वन। एंड आज का जो वीडियो होगा इट विल बी एक्चुअली अबाउट लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। वेल द थिंग इज कि लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होते हैं एंड एक्चुअली लाप्लास इक्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉइसन्स इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशंस होते हैं, यू विल सी देम इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। यू विल सी देम इन फ्लूइड मैकेनिक्स, you can see them in electromagnetism, you can see that in gravitational fields, gravitational forces। तो यहाँ पे कई एरियाज ऑफ फिजिक्स में ये इक्वेशंस यूज होते हैं। सो लेट्स पर्टिकुलरली कंसिडर द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि व्हेन यू कंसिडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सो यू हैव द फोर ब्यूटीफुल इक्वेशंस गिवन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। एंड उन फोर इक्वेशन को अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस के लिए लिखूं सो दे बेसिकली बिकम टू इक्वेशंस, एंड उन दो इक्वेशंस को भी मैं एज अ सिंगल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन द पॉइसन इक्वेशन लिख सकता हूँ। सो लेट्स गेट ऑन विद द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे अगर मैक्सवेल इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं सो इट बेसिकली बिकम्स दैट द ग्रेडियंट और रादर द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, द कॉमनली नोन गॉस लॉ। सो लेट्स ड्रॉ इट अ बिट बेटर। You have the divergence of electric field as this term. The curl of electric field is basically equal to negative partial time derivative of magnetic field. The curl or the divergence of magnetic field equals 0 and the curl of magnetic field equals you have vector j plus में जो आपका हो गया 1 over c square the partial time derivative of electric field. In fact यहाँ पे एक म्यू नॉट भी होगा। You have this basically term. तो यहाँ पे ये हमारे फोर मैक्सवेल इक्वेशंस हो गए। अगर इस केस में देखो मैंने एस्यूम कर लिया कि टाइम में कोई भी एक क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, सो यू बेसिकली हैव कि जो हमारे करंट्स हैं या फिर जो हमारे चार्जेस हैं देयर स्टेशनरी इन टाइम, मे बी चार्जेस मे बी करंट्स इफ देयर आर, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट डेंसिटी दिख रही है। सो अगर चेंजेस हो भी रहे हैं देयर रियली स्लो कि मैं इनके टाइम डेरिवेटिव्स को एज जीरो मान सकता हूँ। इन दैट केस ये इक्वेशंस क्या बन जाते हैं? वेल ये तो आपका ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो सिंस इट इज करंट डेंसिटी जीरो हो जाएगा। हमें सिर्फ दो इक्वेशंस मिलते हैं एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कि द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स रो ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स 0। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये तो ऑलरेडी जीरो है ही। वाई? बिकॉज यू सी नो मैग्नेटिक चार्जेस, यू डोंट फाइंड मैग्नेटिक मोनोपोल्स और मैग्नेटिक चार्जेस व्हाट यू कॉल इट। जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं दे आर द रीजन मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट, और सम अदर काइंड ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस जिनकी शेयर एग्जिस्टेंस ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मूव्स इन सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड तब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। What about some other frame of reference? Well, then that is just another form of electric field, because we know that magnetic field in relativity is just the relativistic correction of electric field. So यहाँ पे देखें ये भी टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारे दो इक्वेशंस बनते हैं अगर चार्जेस स्टेशनरी है, अगर करंट स्टेशनरी है well then you have a constant magnetic field or something like that case, तो ये वेक्टर j हमारा यहाँ पे रह जाएगा if the currents themselves are stationary, but we are considering stationary charges। तो ये दो हमारे इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन let's forget that for a moment, and the second इक्वेशन अगर मैं देखूं that the curl of electric field is 0। इसका मतलब क्या? इसका मतलब the electric field can be represented as the gradient of some other scalar field out there। क्योंकि अगर किसी भी फील्ड का, अगर किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर का कर्ल आपको जीरो मिलता है मतलब वो वेक्टर किसी दूसरे फील्ड का ग्रेडियंट है। सो दिस बेसिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट यू विल हैव द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड एज इक्वल टू 0। बेसिक वेक्टर कैलकुलस का कंसेप्ट। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे पता चल गया कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को
as the gradient of some scalar field represent कर सकता हूँ, which is nothing but the potential due to the charge at any specific point. इसी का gradient लेंगे, so it is the field due to the charge at any specific point. अब यही चीज देखें, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, that the divergence of electric field equals rho over epsilon naught, तो मुझे पता है it will be basically equal to the divergence of the gradient of phi over here of the potential. So what it means is, इसको मैं लिख सकता हूं as the divergence of the gradient of potential or of phi, that equals rho over epsilon naught. So I can basically write it as the Laplacian of phi equals rho over epsilon naught. And this equation that you see right here is Poisson's equation for electrostatics. For electrostatics, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस का केस लिया गया, so it is clearly electrostatics. तो यही इक्वेशन हमारा पॉइजन्स इक्वेशन होगा. Now the thing is, what's so special about this equation? Well, the special thing is कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपके पास ये जो सिचुएशन है, ये कोई भी आपके पास काइंड का चार्ज है या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस पोटेंशियल फील्ड को एंड उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज समराइज्ड बाय रो एंड उस पोटेंशियल फील्ड को मैं इस एक सिंगल इक्वेशन में समराइज कर सकता हूँ. दैट्स व्हाट द स्पेशल थिंग अबाउट पॉइजन्स इक्वेशन इज. एंड इफ यू ट्राई पुटिंग लेट्स से ओवर अ क्लोज्ड सरफेस की, ऑफ कोर्स हम बात करें क्योंकि ये इक्वेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस होल्ड करता है, सो दिस इज द इनक्लोज्ड यू माइट से चार्ज डेंसिटी दैट यू हैव राइट हियर. तो अगर यहीं पे मेरे पास चार्ज डेंसिटी जीरो हो, मतलब इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही ना हो, well in that case मुझे पता है कि ये रो मेरा जीरो होगा and I will basically be getting that the Laplacian of potential equals zero. And when I get this equation is what I call Laplace equation. ये मेरा Laplace equation है for electrostatics. So why do I say for electrostatics? Why do I explicitly mention this thing? क्योंकि पॉइजन्स इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन बहुत सारे अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में भी आपको देखते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की है, बट यू माइट एज वेल सी देम इन ग्रेविटेशन में भी, क्योंकि अगर मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेरा फोर्स होता है, यू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सो दैट इज 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r12 स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज. ग्रेविटेशनल फोर्स वही होता है, यू हैव g m1 m2 over r12 square. So you can just look at the similarity and you might realize कि अगर मैंने gravitation के लिए Gaussian law राइट करने की कोशिश की, it will have a very similar form. तो ये very similar form क्या होगा? It will be basically that the divergence of the gravitational field must equal some sort of mass density in here over what? Over this constant. अब ये constant क्या होगा? क्योंकि इस केस में हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 over 4 pi epsilon होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, इस केस में g होता है. सो समहाउ g रिप्लेसेस 1 over 4 pi epsilon नॉट इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब 1 by g replaces 4 pi epsilon naught and that means you see 4 pi over g as far as I can see. कि अगर 1 by g replaces 4 pi epsilon naught, so no, 1 over 4 pi g replaces epsilon naught itself. मतलब आपने क्या लिख दिया कि for the case of a gravitational field you have the divergence of a gravitational field as 4 pi और that is over में epsilon naught है, तो यहाँ पे over में हो जाएगा 4 pi g and you have the mass density and that is this equation, this Gauss law for ग्रेविटेशन. एंड अगर हम लोगों ने गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन कुछ ऐसे लिख दिया, सो आई कैन राइट कि डेल स्क्वायर फाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतने सिमिलर है, यहीं से हमें पता चल गया कि इसका भी जो एक स्टेशनरी मास के केस में इसका भी जो ग्रेडियंट होगा, सॉरी कर्ल होगा, वो भी जीरो होना चाहिए. सो आई जस्ट रियलाइज फ्रॉम हियर कि डेल स्क्वायर फाई इसके लिए भी मेरा जीरो होना चाहिए फॉर अ केस वेयर देयर इज नो मास इनसाइड, मतलब लाप्लास इक्वेशन मिल रहा है. एंड यही चीज 4 पाई जी रो के इक्वल होना चाहिए इन द केस देयर इज सम मास डेंसिटी स्टोर्ड इनसाइड.
So that is Poisson's equation for gravitation, and you might get for them for lots of other physics concepts and physics topics. तो what makes this particularly special is पहली चीज एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे फिजिक्स के कई टॉपिक्स में यूज किया जा सकता है, ऑल्दो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पर्टिकुलरली डिराइव किया है. सो कि these two equations are पहली चीज partial differential equations, and you see partial differential equations are really special kind of equations, क्योंकि आपको पता है कि नेचर में अगर आप अपने आसपास देखते हो so there are so many चीजें that actually vary with time and space, मतलब किसी दूसरे पोजीशन पे गए and the thing changes, the value or the quantity changes, if it ages it changes. तो often होता है कि it changes both in space and in time. तो इन चेंजेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर सो इंपॉर्टेंट एंड यू सी दे आर सो यूजफुल इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड अस depend on multiple variables, and for that, since they are changing, so you need derivatives and you need differential equations. They have multiple variables to them, so you need partial differential equations. तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि यहाँ पे एक काइंड के फील्ड जो कि हमारा पोटेंशियल फील्ड इन दिस केस है, यू हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हियर यू हैव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. पोटेंशियल के टर्म्स में, एक फील्ड के टर्म्स में हमें एक इक्वेशन देता है, इनफैक्ट द लैप्लाशियन ऑफ दैट टर्म, एंड हमें इसकी एक बेसिकली स्ट्रिक्ट वैल्यू असाइन कर देता है कि ये वैल्यू होगी. एंड इट ऑल्सो फॉलोज व्हाट वी कॉल द यूनिकनेस थ्योरम, कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन दे दिया for whatever particular case you are considering. Now it will have a unique potential to it at every point of space, at every value of time. In fact यहाँ पे time की बात हो नहीं रही है, this is actually the derivative. यहाँ पे जो derivative हो रहा है space में ही हो रहा है. So it will give you a unique value of potential in all this space around it, and that is also what makes it particularly interesting and helpful. So I guess that was all for Poisson's equation and Laplace equation. And अगर देखें so how it summarizes your electrostatics, इस equation को किसी भी particular situation में through whatever sets of methods अगर आप solve करते हो, so you can basically get everything for that electrostatic situation that you desire, that you want to know. कोई भी situation है, you can just get it by calculating from here. आपको potential मिल जाएगा, you have the potential, वहां से आपको field मिल सकता है, क्योंकि you know how field and potential are connected. फील्ड है आपके पास, आपको फोर्सेस मिल सकते हैं. सो व्हाटएवर द थिंग इज दैट यू वांट टू नो इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, यू कैन जस्ट गेट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. If it is a zero density case inside the closed volume, then that is Laplace equation. That was all for today's video of mine, and thanks to all of you.